की नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। गाय को अपने शहर की जलवायु के अनुसार ही खरीदना चाहिए, ताकि वे आपके शहर की जलवायु को सह सके। इसलिए बेहतर होगा कि गाय अपने शहर से ही खरीदें। कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इन 2 सालों के दौरान इस योजना ने देश में कुशल श्रमिकों की फौज तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई है। कौशल विकास योजना के तहत 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी दिल्ली का यह है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जहां अरे वाह, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग। किसान चैनल देख रही हो? कौशल विकास की ट्रेनिंग लेनी है क्या? आज फिर देर कर दी? बेटा मैंने कितनी बार कहा है अंधेरा होने से पहले घर आ जाया कर। क्यों? अंधेरा होने के बाद गांव में कोई खतरा है क्या? पता है, मेरी नानी कहा करती थी, सूरज ढलने के बाद जिन और भूत निकलते हैं और सुंदर लड़कियों को पकड़ लेते हैं। अरे माँ, ये भूत और जिन कुछ नहीं होते। पता है, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। और पहले की माएँ बच्चों को जल्दी सुलाने के लिए भूत और जिन की कहानियाँ सुनाया करती थी। अब माँ, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, तुम जल्दी से खाना परोस दो, मैं क्यों आई। बेटा सुनना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। एक खुशखबरी है तेरे लिए। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है? पता है, आज शाम को मेम साहब आई थी तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। मेरे बारे में? क्या? अरे बेटा, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। पता है वो क्या कह रही थी? कि दामिनी बहुत ही समझदार और गुणवान लड़की है और वो तुम्हें दिल्ली भेजना चाहती है आगे की पढ़ाई करने के लिए, ताकि तुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए। माँ, ना ही मुझे दिल्ली जाना है और ना ही नौकरी करनी है। तो क्या सारी जिंदगी इस गांव में पड़ी रहेगी? इन गांव वालों की सेवा करती रहेगी? क्यों? गांव वालों की सेवा करना बुरी बात है? बुरी बात नहीं है बेटा, लेकिन बेटा तुझे अपने बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। हमारा जमाना तो रहा नहीं। आजकल के लड़के पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की से ब्याह करना चाहते हैं, ताकि जीवन की गाड़ी एक पहिए पे नहीं 2 पहिए पे चल सके। बेटा, मेम साहब तुम्हारे आगे की पढ़ाई के सारे खर्चे उठाना चाहती है। इस बारे में एक बार सोच के देख बेटा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और ऐसे भी मेम साहब इस बारे में तुमसे खुद ही बात करना चाहती हैं। तो अच्छा है, मैं उन्हें साफ साफ इनकार कर दूंगी। अब तुम जल्दी से खाना परोस दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे दामिनी बेटा, ये लड़की ना बिल्कुल अपने बाप पे गई है। वो भी सारी जिंदगी गांव वालों की सेवा करते रहे। चलो हमारे साथ, समझे? मैंने क्या किया है? कसूर क्या है मेरा? थाने चलकर मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा कसूर क्या है।
आगे पढ़ेंगे ना तो खुद बताएगा कि तूने क्या अपराध किया। क्या सोच रहे हैं? बोलिए ना, क्या सोच रहे हैं? बसंती, मैं सोच रहा था कि मुझे अगर जेल हो गई तो तुम्हारा और चंदू का गुजारा कैसे होगा। मनीषा दीदी ने तो किसी तरह से जमानत देके छुड़वा लिया था, लेकिन ये हुकुम सिंह, जगदीश राज और उसके भाई ये कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मुझ पर मुकदमा दायर करेंगे और मुझ पर मुकदमा दायर करेंगे तो मुझे सजा तो हो ही जाएगी। कुछ नहीं होगा। कानून बनाने वाले ये तो समझेंगे ना कि तुमने जानबूझकर कोई भी गलत काम नहीं किया है। उन दुष्ट लोगों ने धोखाधड़ी से तुमसे उस कागज पे साइन करवा लिए जिस पे क्या लिखा था आपको तो कुछ नहीं पता ना। सरकार ये सब नहीं समझेगी ना। उन लोगों का तो यही कहना होगा ना कि साइन तो तुमने किया था, तो फिर भाग क्यों गए। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता बसंत। ईश्वर भी साथ नहीं दे रहा हमारा। ऐसा मत कहिए, भगवान है ना, उसके घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। आप देखना सब ठीक हो जाएगा। झूठे दिलासा क्यों दे रही हो मुझे। मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं बसंत। माधव भाई, भगवान का नाम लिया, शैतान आ गया। माधव, क्यों आए हो मेरे पास। तुम्हें देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये क्या कह रहे हो माधव? हाँ? माधव भाई, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। सच पूछो तो भाभी, शर्म से पानी पानी हो गया हूँ। अब ये कौन सा नया नाटक है तुम्हारा? ये नाटक नहीं है बसंती भाभी, जीवन की कड़वी सच्चाई है। अरे उधर जगदीश राज जी डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और इधर तुम भी लताड़ रही हो। तुम इसी लायक हो। तुमने सुना नहीं? जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। माधव भाई, तुम्हें एक खुशखबरी देने आया था। तो कुमार साहब और जगदीश राज जी दोनों ने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ। और तुम पर जो धोखाधड़ी के झूठे इल्जाम लगाए थे, हाँ, वो भी वापस ले लिया। और कुछ भेजा है तुम्हारे लिए। रुपया किस लिए? अरे तुमने दिल्ली में इतने दिन चौकीदारी की जो नौकरी की थी ना, ये उसका पगार है। अचानक उनको हम पर इतनी दया कैसे आ गई? अरे इसका जवाब मैं कैसे दूं?
जाकर उन्हीं से पूछ लो। माधव भैया, एक और बात कहनी थी। अब और क्या कहना बाकी रह गया? अरे तुम्हें दिल्ली जाके फिर से नौकरी ज्वाइन करनी है। हाँ, ये दो, कल सुबह की ट्रेन की टिकट है। चिंता मत करो, दोबारा नौकरी शुरू कर दो। ये टिकट और 5,000 रुपए रख लो। कुमार साहब, और जगदीश राज जी पूछे तो बता देना कि मैंने 5,000 रुपए दे दिए। हाँ हाँ हाँ, कह दूंगा। बसंती भाभी, मुझसे कुछ चूक हो गई हो तो माफ कर देना। राम राम। तो क्या आप फिर से वापस दिल्ली चले जाएंगे? जाना तो पड़ेगा बसंती। एक मुसीबत से बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है, दूसरी मुसीबत में फंसना नहीं चाहिए। सविता, इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है मेम साहब, लेकिन आगे पढ़ाई करेगी, अच्छी नौकरी करेगी, तभी तो उसका अच्छे घर में ब्याह होगा, अच्छा लड़का मिलेगा। सोशल वर्क तो ब्याह के बाद भी कर सकती है ना? हाँ, मैंने भी यही सोच के तुम्हें सलाह दी थी, लेकिन अगर अभी वो ब्याह नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, आखिर इसमें उसकी भी तो मर्जी शामिल होनी चाहिए ना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नमस्ते मेम साहब। अरे सविता, आओ आओ। कैसे आना हुआ? हाँ, बहुत दिनों के बाद आई तुम तो। अरे मेम साहब, ये क्या कर रही हैं? आप बैठिए, मैं रख देती हूँ सब। सविता, घर के सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। मुझे पता है मेम साहब, जब मैं दिल्ली में आपके यहाँ नौकरी करती थी ना, तो घर का सारा काम आप खुद ही करती थी। क्या करूं, बचपन से आदत भी है और माँ ने भी यही सिखाया। पहले की बात कुछ और थी मेम साहब, बच्चे माँ बाप की बात मानते थे, अब वो जमाना कहाँ रहा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है सविता। हमारे अजय और प्रिया को देखो, मैं जो भी कहती हूँ वो फौरन मान लेते हैं। काश दामिनी भी ऐसी होती। क्या हो सविता? मेम साहब, आपने जो बोला था ना, मैंने दामिनी को कहा कि दिल्ली जाके आगे की पढ़ाई करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो कहती है गांव में रहकर किसानों की भलाई के लिए काम करूंगी। अब आप ही बताइए। सविता, इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है मेम साहब, लेकिन आगे पढ़ाई करेगी, अच्छी नौकरी करेगी, तभी तो उसका अच्छे घर में ब्याह होगा, अच्छा लड़का मिलेगा। सोशल वर्क तो ब्याह के बाद भी कर सकती है ना? हाँ, मैंने भी यही सोच के तुम्हें सलाह दी थी, लेकिन अगर अभी वो ब्याह नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, आखिर इसमें उसकी भी तो मर्जी शामिल होनी चाहिए ना। क्या बात है सविता, तुम ऐसे चुप क्यों? चलो बैठो बैठो बैठो। क्या हो गया, अब बताओ, विस्तार से बताओ कि क्या हुआ है। मेम साहब,
पति के देहांत के बाद मैंने जाना कि अकेले जिंदगी गुजारना कितना कठिन होता है। ये बात मैं दामिनी को बता चुकी हूँ, लेकिन वो समझे तब ना। देखो सविता, समय बहुत बलवान होता है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, दामिनी को भी समझ में आने लगेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेम साहब, चिंता कैसे ना करूं? दामिनी का ना कोई भाई है, ना कोई बहन, ना कोई रिश्तेदार, कोई भी तो नहीं है उसका। मेरे बाद न जाने उसका क्या होगा। सविता, मैं तुम्हारी परेशानियों को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब ईश्वर हमें धरती पे भेजता है ना, तभी तय हो जाता है कि उसका जीवन साथी कौन बनेगा। और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका भी जीवन साथी उसे जरूर मिलेगा। आपके मुंह में घी शक्कर मेम साहब। जब दामिनी का ब्याह होगा ना, तो मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी माता रानी को। ठीक है, चढ़ा देना। तुम्हारी ड्रामेबाजी बहुत हो गई, अब चले जल्दी से। पहले तुम मुझे सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? झगड़ा तुमने शुरू किया है, मैंने नहीं। कौशल विकास योजना के तहत आज मैं आप सबको जिस विषय के बारे में बताने वाली हूँ वो है कुक्कुटशाला, यानी पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पालन, बतख पालन व बटेर पालन के बारे में बताएंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कितनी देर कर दी दामिनी ने, पता नहीं कहाँ है वो। अरे वो दामिनी, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, और जोर से चिल्ला के बोलो ताकि पूरा गांव सुन ले। एक तो घंटों इंतजार कराती हो मुझे और चाहती हो कि एक शब्द भी ना बोलूं मैं। इतना बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ 10 मिनट की देरी से आई हूँ। तुम्हारी जैसी नहीं हूँ कि निकले और लहराते हुए चल दिए। माँ आज तुम्हारे घर गई हैं और आज का नाश्ता मुझे अकेले बनाना पड़ा। और जल्दी जल्दी में देखो मेरी उंगली भी जल गई। एक तो सॉरी बोलना चाहिए तुम्हें, ऊपर से मुझे डांटे जा रही हो। जाओ, आज के बाद ना तुम्हारा मैं वेट ही नहीं करूंगा यहाँ। हाँ तो मत करो ना, मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो वहाँ पहुँच जाया करो। तो हेलो, मैं अकेले कैसे पहुँच जाऊँ वहाँ जब तक तुम ना पहुँचो? मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। चलो बाइक पे बैठो। क्यों बैठूं मैं तुम्हारी बाइक पे? ताकि तुम मुझे रास्ते पर डांटते चलो। डांट कौन रहा है, मैं या तुम? पहले तुम मुझे सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? हाँ, डांट तुम मुझे रही हो और उल्टा सॉरी मुझे बोल रही हो कहने को। दिन की शुरुआत ऐसी होगी तो पता नहीं पूरा दिन कैसे बीतेगा। तुम्हारी ड्रामेबाजी बहुत हो गई, अब चले जल्दी से। पहले तुम मुझे सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? झगड़ा तुमने शुरू किया है, मैंने नहीं। ठीक है बाबा, सॉरी। अच्छा, अगर तुम सॉरी फील कर रहे हो तो मेरी तरफ से भी सॉरी। तो अब चले दामिनी मैडम, आइए।
बैठ जाइए सभी लोग। कौशल विकास योजना के तहत आज मैं आप सबको जिस विषय के बारे में बताने वाली हूँ वो है कुक्कुटशाला यानी पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पालन, बतख पालन व बटेर पालन के बारे में बताएंगे। इसके बारे में युवाओं को दक्ष और प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को मुर्गी पालन के लिए 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद अपने खेत, फार्म व आवास पर अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। तावनी बेटा, ये गाय भैंस की तरह इसमें भी नस्ल होता है क्या? बैठ जाइए सुलेमान चाचा। बिल्कुल होता है। पोल्ट्री फार्म में देशी और विदेशी नस्ल के मुर्गे और मुर्गियां होती हैं। इसमें मुख्य रूप से कड़कनाथ मेवाड़ी, प्रतापधन, एशिल जैसी स्वदेशी नस्लें, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक ऑस्ट्रोलॉग, नेकेड नेक, धीनिया फॉल, टर्की, व्हाइट लेगोन जैसी विदेशी नस्ल की मुर्गियां हैं, जिनके अंडों की बिक्री से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। देसी मुर्गियां साल भर में 100 से 120 अंडे देती हैं। दामिनी बहन, हमारे मास्टर साहब भी साल भर अंडा ही देते थे हमारे कॉपी पे, क्योंकि हम परीक्षा में लिख ही नहीं पाते थे। तो अंडे का आमलेट भी बढ़िया बन रहा होगा। वो तो आज भी बन रहा है। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। कोई भी पशुपालक या युवा बत्तख पालन को आय का जरिया बना सकता है। सफेद बत्तख साल भर में 150 से 180 अंडे देती है। इसका वजन 2 से 2.5 किलो तक का होता है। इस कारण इसका पालन आसानी से किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके अंडे में तरल पदार्थ होता है। वहीं भूरे रंग के बत्तखों के अंडे अलग रेट में बिकते हैं। इन सब में प्रशिक्षण लेकर ही व्यवसाय किया जा सकता है। दामिनी बहन, तब तो बटेर का भी अंडा होता होगा। जापानी बटेर 2 से 250 ग्राम की होती है और ये 6 सप्ताह में अंडे देती है। और हाँ, साल में करीब 280 अंडे देती है और इसकी मीट की भी बिक्री होती है। पोल्ट्री फार्म रोजगार शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप एक पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सरकार बिजनेसमैन को भी समर्थन देती है। पोल्ट्री फार्म बिजनेस पूरी तरह से सरकारी एजेंसी नाबार्ड, जिसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दामिनी बेटा, जरा धीरे धीरे, अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी पल्ले नहीं पड़ रहा, हिंदी में बताओ ना। बैठ जाइए सुलेमान चाचा। हिंदी में इसे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक कहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये बिजनेस नाबार्ड द्वारा समर्थित है। मैं आपको अंताक्षरी खेलना सिखा दूंगी। बहुत आसान है। जैसे दिल से दिल मिलते हैं, ऐसे ही गाने से गानों को मिलाना होता है। अब एक गाना, उसके आखिरी अक्षर को दूसरे गाने के पहले अक्षर से मिलाना है। और मना करने की कोई वजह भी तो बतानी पड़ेगी।
इससे तो अच्छा है तुम मान जाओ। दिल्ली पहुंचकर फोन जरूर कर देना। ठीक है, फोन कर दूंगा। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।